बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त की बहुत खुशकिस्मती है, हमारी टीम की बहुत खुशकिस्मती है। मैं ख़ुद अब बहुत एक्साइटेड फ़ील कर रहा हूं बिकॉज़ आज हमारे अहद की सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही अहम और बड़ी शख्सियत ने और अदाकारा ने हमें ज्वाइन किया है और मैं इन्हें स्कॉलर एक्ट्रेस जो है हमेशा वो समझता हूँ और कहता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है वो आपको हमारे सवाल बहुत ही कम मिलेंगे बिकॉज़ हमारी ख्वाहिश होती है कि जब भी इनसे मुलाकात हो जहाँ भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे और बस हम एक सवाल करके जैसे कहते हैं इन्हें छेड़ के और फिर हम चुप करके बस सुनते रहें और फिर जो कुछ ये गुफ्तगू करें उसमें फ़न भी होता है और उसमें से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहे। और बेशुमार लोगों की यादें जो हैं वो इनके प्लेस से वाबस्ता हैं। पढ़ाती भी रही हैं BNU में। 50 साल से ज़्यादा पर इनका करियर जो है वो मोहित है। 50 ईयर्स, जी हाँ, वन एंड ओनली सीमी राहिल साहिबा। वेलकम टू द शो सीमी साहबा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वैसे थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाएंगे। बहुत मेहरबानी मुझे बुलाने की। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके शो में आके। थैंक यू सो मच। तो कहाँ से शुरू किया जाए जी? 50 साल का सफ़र है। जहाँ जी चाहे, जिस मोड़ पे आप चाहे बात कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसी क्लिप से शुरू करते हैं। आपके कुछ क्लिप्स हमने देखे अभी। एक यंग लड़की खातून जो कि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है और फिर NCA से उसने डिग्री ली, मगर जब वो स्क्रीन पर बोल रही है तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो एक हमारा जो रिप्रेजेंट कर रही है लोअर मिडिल क्लास को, जिस डायलेक्ट को, जिस इशू को, तो उसका लहजा और अपीयरेंस और जेस्चर जो है कहीं चुगली नहीं खा रहे हैं। तो कॉन्वेंट में रहते हुए ये तजुर्बा आपको कहाँ हुआ? ये तजुर्बे में प्यारे आबिद अली का बहुत बड़ा हाथ है, सुहेल असगर का बहुत बड़ा हाथ है। क्या लोग, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे और हमेशा मेरे दिल में ये रहते हैं एज मेरे असातिज़ा। क्योंकि जब मैं आई थी तो ये मुझसे थोड़े से पहले थे, ज़्यादा नहीं। और ये ड्रामा जब शाहजी ने लिखा, असगर नदीम सैयद का लिखा हुआ है, तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैं रिहर्सल होती थी उन दिनों, तो आबिद से कहा कि ये तो कहने लगा लड़की मैं बताता हूँ, क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ आता था। तो उसने फिर कहा, मैंने कहा ये डायलेक्ट, तो कहने लगा कि तुम बोलोगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इत्तेफाक ये था कि फ़ौज में रहते हुए हमने पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ था, तो मुझे एक्सपोजर था रोहतकी का। ठीक है, क्योंकि इत्तेफाक मुल्तान और हाँ, पक्खीवास कैसे बोलते थे, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन भी मेरी थी क्योंकि शौक है मुझे। तो जब उसने मुझे शुरू किया बोलना और उसने थोड़ा सा करेक्ट किया मुझे कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे झोल डालो जुमले में, तो पहले 1-2 एपिसोड ज़रा थोड़े से झिझकते हुए थे। उसके बाद तो रवां ही था, कि उसके बाद तो पता भी नहीं चला। लेकिन ये कि मेरे अंदर ये सब था, ये मुझे नहीं पता था। और ये जो आपने टैन भी किया हुआ अपने आप को? जी, सर से पांव तक वो एक पैन स्टिक होती थी, वो मैं लगाया करती थी, हाथों पे भी, मुंह पे भी, सब पूरा। और इस वक्त गालिबन आपकी एज 30 के आगे पीछे शायद, अर्ली 30s। तो वो जो बहुत सारे एक्टर्स को इशू रहता है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, कि भाई कितने मेरा हुस्न जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, वो आप लोगों के ज़माने में नहीं होता था? हुस्न, एक्टर का हुस्न क्या चीज होती है? एक्टर का हुस्न तो अदाकारी होती है। बिल्कुल, वाह। तो मतलब है हुस्न, इसको तो मेरा नहीं ख्याल एक्टर का हुस्न कहते हैं इसको। अगर आपको सड़क पे आपके किरदार के नाम से कोई बुलाता है तो इसका मतलब है बहुत हसीन है। वाह, कुछ किया आपने ना। और ज़माने में आपकी लीग की जो एक्ट्रेसेस थी या कोलीग्स थे, मर्दों में भी ख़वातीन में भी, उनमें किसी में भी ये मसला नहीं था, ये होता था थोड़ा बहुत? मुझे नहीं याद पड़ता। उज़मा जी, उज़मा गिलानी, ठीक है। आप पहचान नहीं सकते थे कि वही खातून है जो पिछले प्ले में कुछ और बनी थी और अभी क्या बनी? ख़वातीन और हजरात, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि उनमें से
समीना अहमद, जी नहीं, जी, नहीं याद पड़ता कि कोई खालदा रियासत, समीना अहमद, खालदा रूही रियासत, बानो, बहुत रूही बानो, बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है। लेकिन मुझे नहीं याद। आप रूही के ड्रामे देखें, कौन ब्लो ड्राई करता था उस वक्त, और कौन, सारों की भवें एक जैसी लगती थी या सबकी शक्लें एक जैसी लगती थी? तो अब तो सबके रंग भी एक जैसे हैं, शक्लें भी एक जैसी हैं, भवें भी एक जैसी हैं। मैं अब ये कई दफ़ा सोचती हूँ कि डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत चीज़ है। ओह किस कदर खूबसूरत। आप मुनफरिद होते हैं, और इस आप- काम का तो हुस्न ही है कि हर मर्तबा नई एक्साइटमेंट होती है जी। कि अब एक नए इंसान को फील करना है हाँ। और उसको परफॉर्म करना है, समझ के। तो मतलब मैंने तो इस तरह कभी देखा नहीं और इंजॉय किया। उस जमाने में हम जब जवान थे, फिर हम मिडिल एज हुए, अब हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हैं, तो ठीक है। आप जो थे और आपके कोलीग्स जो थे, आप लाजिम बात है, आपको बहुत सारी बातें उनकी याद होंगी, आज भी उनका जिक्र भी हम सब करते हैं। इन सब के नज़दीक ये ड्रामा और टेलीविज़न सिर्फ पहचान की ख्वाहिश के लिए था, सिर्फ एंटरटेनमेंट था, या ये था अपनी बात कहनी है और सोशल चेंज के लिए भी कुछ करना है, और अगर लोगों को एंटरटेन भी करना है तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है? आप लोग ड्रामे को, टेलीविज़न पे आने को कैसे देखते थे? 2-3 मुख्तलिफ जाविये थे। एक तो आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट हमेशा वक्त को चैलेंज करता है, हमेशा, जो भी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी होता है। आर्टिस्ट इज ऑलवेज रेवोल्यूशनरी। बहुत अच्छी बात, बहुत ही तो अच्छी आर्टिस्ट थे, बात। फिर पढ़े लिखे लोग थे, उनको शऊर था, मतलब अलिफ बे पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बाशऊर लोग थे। वो जानते थे कि जो लफ्ज हम कहेंगे या जो हम करेंगे उनका एक इम्पैक्ट होगा। तो क्या हम ये करना चाहते हैं? और इस पे बहुत बहुत दिन बहस भी होती थी, डिबेट होती थी डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं मामला बैठ जाता था। तो ये नहीं होता था कि बस जो भी लिखा हुआ आया, जैसा भी आया, वो आर्टिस्ट ने कहा नहीं ठीक है, जो भी है उसकी रीडिंग कर दी जी। हाँ, ये नहीं। अब भी ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें बहुत वजन है। हाँ, यस, हमें अभी हुए हैं 3-4 ड्रामे हाँ। जिन्होंने मुझे बहुत खुश किया, और मैंने सोचा कि वाकई ये गेम चेंजर्स हैं। लेकिन ये गेम चेंजर्स को आते आते कुछ वक्त लगा, थोड़ा बीच में नहीं। जरूर शेयर कीजिए जो चीजें आपको पसंद आई, उससे लोगों को हौसला होता तन है। मन नीलो नील, गुड। वाह अभी लेटेस्ट जो है कभी मैं कभी तुम, वाह फरत इश्तियार, बहुत अच्छा था। और मुस्तफ़ा अफरीदी की लिखी हुई स्क्रिप्ट फरार अभी चल रहा है। डाइवर्सिटी देखें, जर्द पत्तों का बन, यस ये सारे मुस्तफा के लिखे हुए हैं? जी, ये सवाए कभी मैं कभी तुम, वो ठीक है, फरत फरत इश्तियार साहब। का। हाँ जी। लेकिन देखें ये गेम चेंजर्स हैं। इनको देख के लगता है कि अच्छा कंटेंट, सॉलिड कंटेंट डिलीवर्ड विद एन इम्पैक्ट, Yes. जिसका असर होता है, ये बिकता है। जी जी, इंटेलिजेंटली ट्रीट किया गया जी, हो तो बहुत ये देखा बिकता जाता है। है और ज्यादा लॉन्जेविटी होती है उसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना कि क्योंकि लोग देखना चाहते हैं हम ये बनाते हैं, ये हाँ, काफी नहीं, दुरुस्त कह रही है, दुरुस्त कह रही है। ये बिल्कुल काफी नहीं। वैसे देखे ना, फिर मैं सोचती हूँ वैसे कि कितने चैनल हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन हर चैनल पे हर रोज ड्रामा चलता है, तो हर किस्म का ड्रामा चलेगा ना फिर। मतलब सब तो इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर सकते। पीटीवी था, उसकी एक ही विंडो थी, उसके इतने ही ड्रामे होते थे, तो उसमें भी सब अच्छे नहीं होते थे। हाँ। कुछ बहुत अच्छे होते थे, कुछ बहुत ठीक होते थे। अब इतना जो मटेरियल है हमारे पास, हमसे भी ये समझते हैं कि थोड़ा सा रेशियो बढ़नी चाहिए, बस इतना कहते हैं। तो राइटर फिर करे ना आप वर्कशॉप, और राइटर बनाए ना कुछ, तो राइटर होंगे तो कुछ करेंगे। शो कर रहे हैं, कुछ लिखे भी। लोग ये समझते हैं, हमने चूंकि वो सारा काम देखा है, और अब मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ तो मुझे अब मैं देखता हूँ उम्र के इस हिस्से में, तो लाजिम बात है कुछ और असरार जो हैं और कुछ और जो चीज़ें हैं जो बारीक अंदाज से नुआंसेस जो हैं उन प्लेज में रखी जाती थी, उनको किस तरीके से कहा गया था, कुछ पहले समझ आती थी, कुछ अब आती हैं। तो मैं हैरान ही रह जाता हूँ कि यार कि वो सब्जेक्ट्स जो आज भी बयान करना मुश्किल हो गए हैं, इसलिए शायद मुश्किल हो गए हैं कि उस किस्म की क्रिएटिव और सटल वे में क्रिएटिविटी जो है उसकी पावर नहीं रही है। तो आप लोग भी तो बहुत बारीक बारीक
मर्द व ज़न के ताल्लुकात के ऊपर, मामलात के ऊपर बात करते थे और कैसे कह जाते थे। उसके अंदर कहीं बेहूदगी जो है वो नहीं होती थी, कहीं ये गुमान नहीं होता था कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पर कोई एतराज़ करे, बात समझ भी आती थी और बात कन्वे भी होती थी। ये कैसे करते थे आप लोग? देखें, ये जो ड्रामा था ना ख्वाहिश, इसका प्रेमिस क्या था? इसका प्रेमिस ये था, और पहली दफ़ा टेलीविज़न पे ये बताया गया था कि अगर 7 साल जी हाँ। आपका मियाँ आपके पास ना हो तो आप ऑटोमेटिकली डिवोर्स्ड हैं। ये किसी को नहीं पता था, शायद अभी भी नहीं पता। ये था प्रेमिस इसमें। और फिर वो वापस आ जाता है बाद फिर में। वो वापस आया था, वो कहती है अब तुम हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, खुदा हाफिज। सो द पॉइंट इज कि पहले तो समझनी ये सारी बात, और बिटवीन द लाइंस बताना उन्हीं को बताया जाता है जो बाशऊर होते हैं, जो समझ सके। जो बिटवीन द लाइंस जिनको समझ ही ना आ रही हो तो उनके लिए फिर वो लिखा भी नहीं जाएगा ना। अभी जो अफरीदी का कमाल है कि वो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में लिखता है और उसकी बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द न्यू जनरेशन, जेन एक्स, जेन जी और जेन वाई। तो वो ये लिख सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मुआशरे को समझना जरूरी है। अब बिटवीन द लाइंस चीजें नहीं होती, वो बहुत ही डायरेक्ट है जी। हाँ, अब वो दौर गुजर गया है। अब तो फिर हम अब 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हम उसके मुताबिक अब तो पूरी दुनिया में ही बहुत सारा काम, ड्रामा तो आपको बिल्कुल लगता है खबर बयान कर रहे हैं आप, जी। इस कदर ही नहीं कि वो प्रिंट होता है। लेकिन उसमें अच्छा काम भी हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ भी अच्छा मैंने काम इसलिए भी कहा हो कि रहा है। बहुत सारी जगह। हाँ, लेकिन देखें हमारी रिवायत बदल गई है ना। ड्रामे की अब वो रिवायत ही नहीं रही। जो ड्रामे की रिवायत हम अपने जहनों में सोचते हैं कि ड्रामे की रिवायत क्या थी, वो अब नहीं है। अब तो OTT प्लेटफॉर्म है, अब तो आपकी अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड का है। ये फरमाइए कि आप जैसे लोग जो कि बारीक से बारीक बात को, अहम से अहम बात को बिटवीन द लाइंस बयान करते थे और उसको समझते थे और उसको लिखते थे और उसे कहते थे, और बाज़ औक़ात तो लाइन भी नहीं होती थी, सिर्फ जेस्चर से, तासुरात से, मूव से, किसी चीज़ के उठाने और रखने से उसको आप कन्वे किया करते थे। और अब आप अगर ये देखती हैं कि चूँकि हमारा कल्चर कभी नहीं रहा, ठीक है, और अब अगर आप देखती हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सब कॉन्टिनेंट में गालियाँ और धड़ाधड़ गालियाँ चल रही हैं, तो कैसे देखती हैं आप? वैसे अपनी चॉइस है। अगर आप वो काम करना चाह रहे हैं और आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर चाहिए, तो आप कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप नहीं करेंगे। तो सीमी राहिल साहबा इस नौयत की आज़ादी के हक में नहीं है? ये आज़ादी नहीं है, ये दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये आज़ादी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये मेरी आज़ादी नहीं, मेरा तो दिमाग आज़ाद है। मैं तो 70 की दहाई का स्टूडेंट हूँ। उस जमाने में जो आज़ादी थी, ये लोग तो 10 जन्म भी जी के मर के जिएंगे तब भी नहीं होगी इनको। वो जहनी आज़ादी होती है, शऊर आपका आज़ाद होता है। आप करोड़ों किताबें पढ़ते हैं, आप लोगों की सोच समझते हैं, और उसके लिए गाली देने की जरूरत और उसके लिए गाली देने की कतन जरूरी नहीं है। और अगर गाली आपने देनी भी है, गानों में होती है, सब चीज़ होती है, आप करें फिर। लेकिन ये चॉइसेस हैं। यू वांट टू डू इट, डू इट। यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। आई गॉट योर पॉइंट। आप एक पढ़ी लिखी खातून की हैसियत से कहती हैं कि भी मैं किसी के ऊपर वो नहीं करती, मगर मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप अपने लिए बहरहाल इसे पसंद नहीं क्योंकि करती। मैं वो जनरेशन नहीं हूं ना वैसी। मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है वो, तो इसलिए मैं नहीं करूंगी। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बात करेंगे मैं आके थोड़ी सी मौन जरूर लूंगी, क्योंकि वो जनरेशन फर्क है। तो आई डू नॉट वांट टू कीप कॉन्ट्रडिक्टिंग देम, बिकॉज दिस इज देयर टाइम। और जो वो बोलेंगे, जो वो कहेंगे, वो उनके लिए है। तो अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं अपनी राय उन पे ठोस नहीं सकती, क्योंकि मेरा काम उनको लेके चलना है, ठीक, उन पे पावर नहीं दिखानी मुझे। बहुत ठीक, मगर अपने लिए ये आपको पसंद है। अपने लिए मुझे नहीं पसंद। ठीक ठीक। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। और आज का प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू जो है वो हर शख्स के लिए, ख़ास तौर पे यूथ के लिए मैं समझता हूँ हम सब के लिए सुनने के लायक है। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और यादों का और माजी का और इल्म का एक झरोका जो है वो आज हमने खोला है, और वहाँ से गुफ्तगू कर रही हैं मोहतरमा सीमी राहिल साहबा, वन एंड ओनली सीमी राहिल साहबा। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। थैंक यू।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। रिदा वर्गी कुड़ी ना खरगोश नु कह रही होंदी है मुझसे कान चेंज कर लो, शो में मेरे नजर नहीं आती। लेकिन खरगोश तो बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन वो नहीं ना है। हाय अल्लाह। आपा मैं प्यारी नहीं हूँ? हो थैंक यू आपा, आप खुद भी बहुत एलिगेंट लग रही हैं। अभी मैं आपका मोन्टाज देख रही थी, उसमें आपकी जो जवानी के टाइम की पिक्चर्स थी, उसमें आप इतनी प्रिटी लग रही हैं। तो उस टाइम पे तो बहुत से प्रपोजल आपके लिए आते होंगे। आते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों में ही मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे नहीं पता अगर आते थे या नहीं आते। अच्छा आपा, आपको पता ही आपसे क्यों सवाल कर रही है? ये इसका फेवरेट सवाल है। कल मुझे भी बाहर खड़ी होकर पूछ रही थी, शजर तुम्हें तो प्रपोजल आते ही होंगे। मैंने दसिया, मैं कहा भैन मेरी है, मेरे 4 बच्चे हो गए हैं। अगों कहती तो फिर क्या हुआ, प्रपोजल तो अच्छी चीज है, आनी चाहिए। अरे अभी रिदा की ये सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आई डोंट नो सो मच, बिकॉज वो जमाना थोड़ा सा फर्क था, लोग इतने फॉरवर्ड नहीं थे। लोग आपको डायरेक्टली आके लाइन नहीं मारते थे, और अगर मारते थे लाइन डायरेक्टली तो कई दफा ऊपर से गुजर जाती थी, को पता नहीं चलता था। जिन्हों की लाइन उंज नहीं ना चलते, जाते गड्डी ते मार के चले जाते। हाँ, मैं को एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ा करती थी। एंड ये कॉन्वेंट को एजुकेशन था उसमें? नहीं, कॉन्वेंट के बाद NCA एनसीए। तो एनसीए में ऑफ कोर्स, लेकिन वो मैं बता रही हूँ ना कि तब जरा माहौल थोड़ा सा फर्क था। ठीक। इफ पीपल वर इंटरेस्टेड तो वो एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड इंटरेस्ट होता था। लेकिन इट वाज नाइस, अटेंशन इज ऑलवेज नाइस। अच्छा लगता है अगर कोई आपको अटेंशन दे रहा हो। जी आप सही कह रही हैं। कल मैं अपनी बेगम को कह रहा था कि तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई अटेंशन देता है। मुझे तो वैसे क्या कहते हैं, मैन विल ऑलवेज बी मैन। मैन विल ऑलवेज बी मैन। अगर आपकी बेगम को कोई अटेंशन दे रहा हो तो फिर मैं वो लात ना तोड़ रही हूं। सीमी आपा, ये सवाल क्यों सुनने को तैयार नहीं है लोग? बस नहीं तैयार। नहीं, हम ये नहीं कहते कि भाई ये करें, ऐसे कहने वो भी बंद करो। हाँ। सिर्फ ये कहते हैं। इक्वलिटी। बात ये है कि जब इक्वालिटी की बात आती है ना, तो कुछ लोग उसको गलत रंग दे देते हैं। इक्वालिटी नहीं होती, बैलेंस होता है। तो अगर एक चीज मर्द को बुरी लगती है तो वो औरत को भी बुरी लगती है, और औरत को बुरी लगती है तो वो मर्द को भी बुरी लगती है। कैसे ये समझाया जाए कि जब ये बात होगी कि अच्छा जी ये तो बहुत रंगीन मिजाज हैं, तो बहुत ऐसे हैं, तो बहुत वैसे हैं, और उसके बाद आप चाहें कि बीवी जो है वो साथ बैठी हंसती रहे, एंजॉय करती रहे, उसके दिल पे कुछ बीते ना। कैसे बताया जाए कि यार तकलीफ होती होगी लोगों को? ये शऊर का सफ़र है, इसे बहुत वक्त लगेगा। और ये वक्त हम सोशलाइज ऐसे होते हैं, बचपन से हम अपने बाप दादा से यही कहानी सुन रहे होते हैं। तो जब तक ये सोशलाइजेशन में फ़र्क नहीं आएगा ना, जब तक माओं का शऊर इतना उजागर नहीं होगा कि वो अपने बेटे को समझाएं कि बेटा ये गलत बात है जो ये आप करते आए हो और सुनते आए हो। हालांकि सबसे ज्यादा तो माँ ने ही बहैसियत औरत झेला होता है। राइट, लेकिन उनका इतना शऊर नहीं होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपने बेटे को ये बताएं। वो समझती है ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो वो जो टर्न है ना, एक एज जहां पे औरत को खुद समझ आएगी कि मैंने जब माँ बनना है तो मैंने ये गेम चेंज करनी है। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अपनी ज़ाती बात जो है बहुत ही कम डिस्कस करता हूँ, ख़ासतौर पे जब मैं होस्ट की पोजीशन में, तो मुझे तो गेस्ट को सुनना है। मगर आज मैं आपकी इजाज़त से ज़रूर करना चाहूँगा, इसलिए कि मैं छोटा सा ट्रिब्यूट अपनी वालदा को इस हवाले से पेश करूँ। आई वाज इन सरगोदा, 13-14 साल का हूँ, नया फ़ोन लगा और वो फ़ोन में आपको, और उस दिन ऐसा नहीं था बिल्कुल, मगर मुझे आज तक याद है मेरी माँ को लगा कि गालिबन ये इसी लड़की से को बात कर रहा है। उन्होंने मुझे आधा घंटा बिठा के, एंड आई वाज द ओनली सन, आधा घंटा बिठा के समझाया, और उसका लुबा लुबाव ये था कि याद रखो जैसे औरत की एक रिस्पेक्ट होती है, ताज़ीम होती है, इसी तरह मर्द की भी एक रिस्पेक्ट और ताज़ीम और एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कभी भी आपको ख़राब नहीं करना चाहिए।
यही बात कमाल है। हर रिदा। शहर में ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। अच्छा, तो ये संदूक आप खोलेंगी? जी, ये है जादुई संदूक, वाह, यादों का संदूक। वाह वाह, ये तो बड़ा हसीन है। मैं घर ले जा सकती हूँ इसे? ले जाएं, अल्लाह की कसम ले जाएं प्लीज। हाँ जी, तो दिखाओ। हम आपको दिखाते हैं, देखें। ओहो, आहा, ये क्या मजेदार चीजें। ये 3 चीजें, और भी बहुत कुछ है। दिखाओ। इनका करना क्या? इससे आपने बताना है हमें कि आपको क्या याद आता है। वैसे ये तो बहुत बड़ी याद है। वाह। इससे तो स्कूल याद आता है, और स्कूल की क्लासरूम याद आती है। जब कोई भी उस्ताद हमारा थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक लेता था, तो हम ये बना बना के और एक दूसरे को हम सारी क्लास में जहाज उड़ रहे होते थे उस वक्त। ये बच्चियां भी ऐसी ही शरारती होती हैं जैसे लड़के होते हैं अपने क्लासरूम्स में? हम बहुत शरारती। शरारती थे बहुत। मेरी क्लास में तो बहुत शरारती बच्चे थे, और वो अब सब, अगर मैं उनके नाम बताना शुरू करूं तो अब वो बिल्कुल शरारती नहीं है। हाँ। अब वो बहुत सबकी शादियां हो गई थी ना। कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, कोई सब, मतलब वो सारी लड़कियां जो हैं दे वर द नॉटीएस्ट गर्ल्स। इसी से मिलती जुलती दिन रात वो हम खेला करते थे। वो मैं आपकी बात से मुझे याद आ गया, गालिबन यूसुफी साहब का जुमला है कि बच्चों में बस एक ही खराबी होती है कि वो बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं। अरे वाह वाह। ये जो हम शरारतें छोड़ देते हैं ना, ये बड़ा जुल्म करते हैं मुआशरे पे भी और अपने ऊपर भी। शायद आप सही कह रहे हैं। बदतमीजी, तंज, नफरत, तंग करना, किसी का मजाक उड़ाना, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं, मगर शरारतें तो होनी चाहिए। शरारतें। अगर ये पूरी क्लास में कोई 6-7 जहाज उड़ रहे हैं और हम एक वाह। दूसरे को उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, और सब कोई हट रहा है, कोई झुक रहा है, कोई उठा रहा है, तो वो शरारत है। Yes, वो तो yes, फिर yes. ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ। क्लास फेलो, मैं कुड़ियां दे स्कूल च पढ़दी हूं, सारी कुड़ियां होंदियां सन, फेलो नहीं सी होते कोई। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਟਿਆ ਹਮਾਦਲ ਹੋਏ, ਗਿਆ ਜਵਾਦਲ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤੋਂ ਫਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। असल में ये जहाज सिर्फ स्कूल तक महदूद थे। वो दूसरे जहाज थे जो कॉलेज में थे, वो खुद ही उड़ते फिरते थे। मुझे उड़ाते और क्या याद आता है? तख्ती बड़ी मार पड़ी है इसको लिखते हुए। इसको कॉन्वेंट में भी इस जमाने में तख्ती होती थी। जनाब उर्दू देखें, हाँ। उर्दू लिखने के लिए हमें घर पे तख्तियां थी, उनको तैयार करना पड़ता था रोज। हमें वो लगा के गाची उसको सुखाएं, पहले धोएं, सुखाएं, और फिर अपनी कलम, और वो काने की कलम होती थी, तो हमें उर्दू लिखना जरूरी था रोज। एक डांट बात भी बड़ी पड़ी बताइए, है। ये हम सब ये समझते हैं कि भाई 90s के ज़माने तक बच्चों पे बहुत तशद्दुद यानी कि हुआ करता था, सब पे नहीं, मगर मारपीटी आम सा रिवाज था। फिर हमने देखा, जैसे आपने कहा कि हम सब सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप कल को जो भी समझती थी आज किसी चीज़ को उनमें से अच्छा समझती होंगी, किसी को बुरा समझती होंगी। इस तरह अब हम खुद ये समझते हैं कि भाई बच्चों में बिल्कुल तशद्दुद जो है बिल्कुल ज़ीरो यानी कि होना चाहिए। आप बात समझाएं और वो करें। मगर आपने अभी जिक्र किया कि अच्छा आप भी उस लॉट में से हैं जिस पे तशद्दुद जो है वो होता था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब आप खुद ये समझती हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, मगर आप पे जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देखती? वैसे वक्त वक्त की बात है। जब मुझ पे कभी मेरी हाथों पे पेंसिलें पड़ती थी, वो स्केल भी नहीं स्केल नहीं, स्केल पेंसिलें, ठीक, पेंसिलें पड़ा करती थी, और टीचर भी मारती थी हमारी। तशद्दुद तो नहीं उस वक्त लगता था, डिसिप्लिन समझ में आती थी बात। अब शायद लोगों को तशद्दुद महसूस होता हो, लेकिन फिर वो बढ़ भी तो गया ना, एक उसकी एक लिमिट्स भी तो होती हैं।
मतलब पेंसिल से 2-3 लगा देनी तो तशद्दुद में नहीं समझती कि होता है, लेकिन नहीं लेकिन उस जमाने में जब बाकी लड़कों के स्कूल में हाँ हाँ वहाँ तक बहस पढ़ा पहुँचा करते नहीं थे, जाता लेकिन वो जरा गलत थे, हाँ बात है। जरा गलत थे। सर मेरे टीचर ने भी एक दफा मुझे उल्टा लटका दिया था। पूरा स्कूल थले डिग पिया सी। जी अच्छा जी, हाँ, जिसने ये नहीं खेले बचपन में उसने तो बचपन ही नहीं गुजारा भाई। कंचे बंटे, वाह। एक छोटी सी जमीन में छेद करके और फिर पिल्ला गोली कहते थे ना इसे। वाह, ए मेरी आँख ना कट दिया जी। हमने खेले में। अब अगर बच्चों को ये दिए जाए तो बेशतर बच्चे शायद देखेंगे इन्हें। सीमी ये फरमाइए कि आप पाकिस्तान के उस तबके से आपका ताल्लुक है जो वेल ऑफ थे, अच्छे स्कूलों में पढ़े और निस्बतन माशी हवाले से आसूदा रहे। ये जो हर दौर में अपने अपने बच्चों को जो हमारे इलाकाई खेल थे इनके हवाले से ये तरगीब दी कि ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छा आदमी खेल नहीं सकता, ये बुरे हैं, ये बुरे, इसको आप कैसे देखती हैं एक उस्ताद की हैसियत से? एक इतना आपका तजुर्बा है, इतना आप पढ़ती हैं, दुनिया घूमती हैं, कैसे देखती हैं? हाय वसी, बहुत लंबी इसकी एक कहानी है। देखें सकाफत क्या है, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। ये खेल हमारे गुल्ली डंडा, ये गुड्डी, ये सारे हमारे सकाफत का हिस्सा है। ये आइडेंटिटी है। हम खो खेलते थे, हम ऊंच नीच खेलते थे, हम मतलब बहुत सी चीज़ें, लेकिन हमने इनमें भी मुआशी तकसीम डाल दी इसके अंदर भी हमने। ये एक पता नहीं किसने शुरू किया, ये मुझे एक्चुअली इल्म नहीं है और ये मैं बहुत जानना चाहूँगी कि कौन सा वक्त था, कब था जब ये शिफ्ट आया कि एक गुल्ली डंडा एक गली के बच्चे का खेल है। ये कब शिफ्ट आया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए तो खेल था और हमने सब खेला है, सब खेला है और बहुत मज़ा आता था। लोग बाहर खेलते थे ना, अब तो टैबलेट से आगे ही नहीं हटते, तो हम तो बाहर ही रहते थे जब तक सूरज ढल नहीं जाता था। हम तो बहुत बड़ी यानी कि कोई देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो पैराडाइम शिफ्ट बाज़-औक़ात नहीं करती है मगर अपना किरदार अदा करती है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। इस किस्म की चीज़ों ने, इस किस्म के रवैये ने सोसाइटी की पोलराइजेशन में कितना किरदार अदा किया? बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा, इसलिए कि आपने डिवीजन क्रिएट किए थ्रू प्ले। कितना अफसोस की बात। ये बड़े अफसोस बच्चों की मासूमियत को हाँ, बच्चों की मासूमियत और एक इनोसेंट एक्शन जो गेम होती है उसमें आपने तफरीक डाल दी कि ये गरीबों के खेल हैं और ये अमीरों के खेल हैं। अमीर ये खेलते हैं और गरीब ये खेलते हैं। नहीं भाई, खेल खेल होता है। अब आप कहें कि स्क्वॉश और क्रिकेट जो है वो गरीबों का है या अमीरों का है, नहीं, वो खेल है। हमने झक मारी है क्रिकेट में भी, माजरत चाहती हूँ, और स्क्वॉश में तो जीत गया हमारा बच्चा, ये पाकिस्तान चैंपियन, मतलब बहुत बड़ी बात है। हॉकी हमने उठा के वो फेंकी, पता नहीं कितने गई हॉकी, ऐसे सिर थी बजी जी। नो वंडर बेचारा ऐसा हो गया। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है पंजाबी के अंदर खुली डुली हैं मोहतरमा सीमी राहिल साहिबा, अपनी तमाम तर विजडम के साथ, शऊर के साथ, यादों के साथ। छोटे से वक्फे बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरहले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद जी। रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस्म? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाहती है। जी, सीमे साहिबा, आपने ख्वाहिश जैसे लाजवाब ड्रामे में काम किया, आज अगर आप इसे खुद डायरेक्ट करें तो अपने रोल में किसको कास्ट करेंगी, हानिया आमिर या महविश हयात? मुश्किल सवाल, लेकिन शायद हानिया, और मैं उसको डायरेक्ट ना कर पाऊंगी। वो तब की बात थी, वो तब के लोग थे जो ये काम करते थे, और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कोई डायरेक्ट करूंगी। और आबिद साहब वाला रोल कौन कर सकता है?
बहुत मुश्किल, वाह। और सुहेल साहब वाला बहुत मुश्किल, चुड़िया वाला है ना? चूड़िया क्या वाला। और अजमुल हक, ओह रानी बेगम, हाँ, नहीं भाई वो कास्ट पता नहीं। कुछ चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए नहीं, ना। आपको याद है कि वो एक मोहब्बत सौ अफसाने एक ज़माने में किया था फिर से? जी जी हाँ, उफ अल्लाह, अब मैं कुछ नहीं कहूँ। The less said the better. अच्छा ये फरमाइए, आप पढ़ाती रही हैं, हिस्ट्री ऑफ थिएटर जो है वो भी रहा, हाँ, और आपने गालिबन खुद उसे डिज़ाइन किया था, उसका जो करिकुलम भी कह लीजिए जी करिकुलम मेरी ये शर्त थी कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो करिकुलम में थोड़ी सी छूट मुझे देंगे, अच्छा, ताकि मैं अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस ऑफ द मार्केट प्लेस, इंडिजिनस कल्चर प्रैक्टिस, वो मैं कर सकूं। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि लोगों को ये बताइए कि थिएटर की क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में, जिस भी हवाले से, चाहे एंटरटेनमेंट के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, आप क्या समझती हैं थिएटर क्यों होना चाहिए? थिएटर की बहुत, एक तो एंटरटेनमेंट है, दूसरा थिएटर मैसेज डिलीवरी में बड़ा काम देता है, यानी कि मुआशरे को शोकेस करना, उसके मसाइल को बयान करना और उनके शायद कभी कोई हल दरियाफ्त करना, बेसिकली एड्रेसिंग इश्यूज। थिएटर एड्रेसेस अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज। और उसका जो फन पार्ट है उसका भी इम्पैक्ट तो बहुत होता है ना? फन एज एन आर्टिस्टिक फन पार्ट, यस, या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट, फन तो खैर संजीदा चीज़ में भी होता ही है ना। एंटरटेनमेंट देखें, फिल्म और टेलीविजन से पहले तो थिएटर ही था ना, वो सड़क पे भी होता था, मुगलों के ज़माने से होता आ रहा है। तो थिएटर की तो अपनी एक रिवायत है और थिएटर की अपनी एक साख्त है, और वो जो थिएटर वाले लोग होते हैं, जो थिएटर के एक्टर होते हैं ना, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर मुख्तसरन आप ये बता सकें कि पूरी इंसानी तारीख में और हमारे यहाँ भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट थिएटर में, हमारी तारीख में और ओवरऑल दुनिया की तारीख में, किस इलाके में और किस खित्ते में, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा थिएटर ने इम्पैक्ट डाला? देखें, ग्रीक थिएटर से लेके, ग्रीक थिएटर की अपनी रिवायत आज भी कायम है, और वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, ऑफ कोर्स सोशल पर्सपेक्टिव भी था, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था। फिर ऑफ कोर्स शेक्सपियर आ गए और वो वाला सारा सिलसिला शुरू हो गया। यूरोप इन जनरल थिएटर नहीं करता था, यूके में पॉकेट्स थी, ब्रिटेन में, और ग्रीक, रोमन नॉट सो मच, बट ग्रीक। आप देखें ना, ये यूके की भी जो लैंग्वेज की और सारी जो हिस्ट्री है वो उन्हीं से चुके हैं। जी फिर आ गए सब कॉन्टिनेंट में, फिर जापान करता था थिएटर, मलेशियन करता था थिएटर, ये इनकी इंडिजिनस थिएटर प्रैक्टिसेस थी। फिर पाकिस्तान, इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था, ये करता था थिएटर, और इसमें रीजनल थिएटर भी था, साउथ इंडियन अलग था, बांग्लादेशी अलग था, पंजाब अलग था, सब अलग था। तो ये हर एक का इम्पैक्ट और हर एक का सोशल पर्सपेक्टिव फर्क था, लेकिन था थिएटर, और बेसिकली एंटरटेनमेंट था, बिकॉज और एंटरटेनमेंट नहीं थी ना, ना फिल्म थी, ना टेलीविजन था, ना रेडियो था। बात कहने का, कहानी सुनाने का, तारीख बयान करने का। देखें, जो शाही किले के बाहर बारादरी में रैप करते थे सारी उम्र, कहानी दास्तान गोई जिसे कहते थे, वो रैप करते थे। रैप तो हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, नहीं कहते हैं जी वहां से, और जिस तरह बयान करते, जिस तरह वो रैप होता था ना जी, तो दास्तान गोई भी एक काइंड ऑफ थिएटर था। तो वो ये सारी थिएट्रिकल रिवायात हैं, कहानी सुनाना। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको कहाँ नजर आता है कि हाँ भाई ये जो थिएटर था इस मुल्क का, जैसे आपने जापानीज थिएटर की बात की, मलेशियन की बात की, ब्रिटेन का, फिर रोमन्स का, फिर हमारे यहाँ, जब आप देखती हैं एक उस्ताद की हैसियत से, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा थिएटर, जो भी उसकी वजह हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे हिस्ट्री बयान करता हो, चाहे बादशाहों की कहानी, ब्रिटेन का थिएटर बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है आज भी। अभी वो देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को लायन किंग दिखाती हूँ, अब वो कितने पीछे थे, 35 साल से तो चल ही रहा है। हाँ, वहाँ भी चल रहा है जी। क्या बात। तो मतलब द थिंग इज, होता तो अब अमेरिका में भी है
और हमारे यहाँ हर जगह का थिएटर उस जगह के लिए बहुत पावरफुल होता है, लेकिन एक इंटरनेशनल स्केल पे आप देखें तो ये ब्रिटेन का बहुत पावरफुल थिएटर। मेरे हिसाब से एक थिएटर बहुत पावरफुल है, ऑपरेशन थिएटर। जी सीमी साहिबा, आज आपसे मेरा एक सवाल है कि आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि किसी ने कभी आपकी तारीफ की हो इन आंखों की और आपको तारीफ याद रह गई हो, तो काइंडली हमें ज़रा बताइएगा। वाह क्या बात है। शायद मेरे मियाँ ने। आंखों की बहुत तारीफ करते हो। हाँ, वो सवाल उसने किया कि सबसे ज्यादा मुनफरिद तारीफ किसने की जो याद रह गई हो। खरे मुझे कोई याद नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं शायद मेरे मियाँ ने, तो ऐसा क्या मेरे कह मियाँ ने तो हमेशा मेरी तारीफ जरूर की है। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, हाँ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ। तारीफ है। और मैं नहीं धोते, अच्छा तो वो फिर सारी रात चुरी लेके मेरे सराहने खलोती रही, मैं सुता ही नहीं आपा। लोग मुझे कहते जरूर हैं, बट हल्का फुल्का कहते हैं, compliment आप मिलता आंखें रहता बहुत प्यारी हैं, आंखें आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं। ये मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा है, लेकिन मैं कोई इतनी सीरियसली लेती भी नहीं हूँ कोई कॉम्प्लीमेंट्स। आई डोंट रियली टेक देम वेरी सीरियसली, बट ठीक है, अल्लाह ने दी है, बट आई थैंक यू अल्लाह मियाँ। हाँ, शुक्र है, नजर आंदा। आप एक सवाल करना चाहना जे गुस्ताखी ना हो जाए। जरूर जरूर। जितनी एडियां एडियां ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कदे कदे ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਚੋਰਾ ਤੈਨੂੰ। यस, अच्छा, मेरा दसो ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नुकसान ਹੁੰਦਾ है। दोवें कदे कदे नुकसान ज्यादा होता है। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। Stay with us नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। व्हाट अ कन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद वन एंड ओनली सीमी राहीम साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सीमी अबा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। Any regret in life? Regret is something I think 20 साल पहले अगर तुमने सवाल पूछा होता तो शायद मैं कहती यस, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो नहीं देखा, मैं यहाँ नहीं गई, मुझे ये करना चाहिए था। बकेट लिस्ट जो है वो तवील थी। तवील थी, लेकिन अभी बकेट लिस्ट है मेरे पास, मगर लेकिन रिग्रेट वाली regret नहीं है। तो ये कंटेंटमेंट कैसे आई? ये अब ये भी हो सकता है कंटेंटमेंट ना हो, मायूसी हो, मगर मेरा ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि कंटेंटमेंट आई। अल्लाह की देन होती है ये आप अगर उसका हर वक्त शुक्र अदा करें फॉर वट एवर रीज़न। मुझे किसी ने ये बात समझाई थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, खातून मेरी सहेली है, शी इज़ वेरी वेरी डियर टू मी। एक उसने और एक मेरे मियाँ ने, दोनों लोगों ने, कि टू बी ग्रेटफुल इज़ अ जर्नी टू कंटेंटमेंट। वाह, बेशक, तो बड़ी अहम बात की आप। शुक्र जो है ना वो नफ्सियाती तौर पे आपको कंटेंटमेंट की तरफ लेकर जाता क्योंकि आप हमेशा फिर अपने से नीचे है। देखते जी जी हैं ना, बिल्कुल ऐसे। तो वो तो ख़त्म ही नहीं होती, फिर बात कहाँ जाएंगे आप? वो आपको बेचैन रखती है। बेचैन ऊपर की रहती। तरफ देख। ये जो ठहराव आया ये एकदम से अचानक आ गया? नहीं किसी नहीं, दिन? अचानक कोई नहीं आता। मियाँ साहब ने धीरे धीरे हैं समझा बुझा के। नॉट सो मच समझाना बुझाना, लाइफस्टाइल। नहीं, लाइफस्टाइल से कैसे? जो प्रैक्टिस होती है आपकी, अच्छा ओके, इंसान की एक अपनी प्रैक्टिस होती है, जिससे आपको 24 घंटे अगर कोई समझाता रहे ना, ये ना करो, हाँ, वो ना वो करो, तो जिद- ऐसा ना जिद करो, आ जाती है। वो जिद मतलब आ नहीं, मैं जाती यही है, करूँगा। मैं तो करना है। लेकिन अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो एक खास तरीके के इंसान हो, तो आप सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं काश मैं इन जैसा बन सकूं, या मैं ये कर सकूं, या मेरे में ये ठहराव हो, या मेरे में ये शऊर हो, cool, या इतनी calmness आ ये, सके। हाँ, तो ये उनकी प्रैक्टिस वो से कहे होती है। बगैर, हाँ। हाँ, उनके कहे बगैर वो आपको ये नहीं, मैं लाइफस्टाइल से ये समझा कि शायद
कोई ख़ास तरह का तर्ज ज़िंदगी तो ऑफ कोर्स है, कोई ख़ास तरह का उठना सोना जागना करना? हाँ, वो भी बहुत डिसिप्लिन ऑफ लाइफ भी बहुत ज़रूरी है कि आप उठते हैं, आप किस वक्त खाते हैं, किस वक्त बैठते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। मैं गार्डनर हूँ, आई हैव बीन अ गार्डनर सिंस आई वाज 9। अब देखिए, ये आपने बड़ी अहम बात की। जो गार्डनर होता है ना, उसमें बड़ा पेशेंस होता है। मैं तो जो 2-3 मछली पकड़ने वाला, उसमें बड़ा पेशेंस होता है। वो कंडा आगे बैठा रहता है। आपको बेचैन आदमी, आपको इम्पल्सिव आदमी, आप उसको बिठाएंगे यार तू 2 घंटे बैठना है तो मच्छी पढ़नी हो, कभी नहीं पढ़ सकता। वसी अभी थोड़ी गर्मी हो गई है, मैं 2.5-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, अगर ज्यादा नहीं तो। मैं बाहर बैठती हूँ, मैं नाश्ता भी बाहर बैठ के करती हूँ। तो ये एक बहुत लंबी प्रैक्टिस है मेरी, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक लाइफस्टाइल बन इवॉल्व गया। हुई है, डेवलप हुई है। एक लाइफस्टाइल बन ये गया। जो कंटेम्पलेशन है, ये जो आपने जिक्र किया कि 2 घंटे एक जगह गुजारना, 3 घंटे एक जगह गुजारना, सोचना, गौर करना, या कुछ भी ना करना बजाय, कुछ ना करना। अगर वो ख्याल जो है वो उतर रहा है, ठीक है ना, जब आप कुछ नहीं करते तो ख्याल जो है ना वो ऐसे आ रहे होते हैं जैसे आजकल खबरें आ रही होती हैं। हाँ, इस तरह से आके ना, मतलब आप पे आपको एहसास होता है कि अच्छा यार, मैंने मसरूफ़ रह के इन ख्यालात को कितना दूर कर लिया था अपने आप से। कंटेम्पलेशन की कितनी अहमियत है आप समझती हैं इंसानी ज़िंदगी में? देखें, इंसान, अब मैं एक ऐसी बात करूंगी कि लोग मुझे कहेंगे कि प्रीचिंग की बात नहीं है। आपका जो भी मज़हब है, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप उसको अपनाना चाहते हैं, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं समझूँ कि मैं क्या इंसान हूँ, उसके लिए मुझे वक्त दरकार होना चाहिए, मेरे पास कुछ ये टाइम होना चाहिए ताकि मैं समझूँ उसको। फिर मैं अगर कुछ रेजिटेशन सुनती हूँ या किसी की कोई बात सुनती हूँ या किसी से कोई बात करती हूँ, तो उसमें वज़न होना चाहिए, उससे एक सीखने का अमल पैदा होना चाहिए। तो इसके लिए यू रियली हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, एंड इट्स नॉट, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इट्स मेरे लिए तो बहुत फन है। आई हैव अ वेरी गुड टाइम थिंकिंग अबाउट इट। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? द बर्थ ऑफ माई डॉटर। अच्छा, माशाल्लाह। मेरीन साहब? Mary, the birth of my daughter, and then the birth of my son, Daniel. मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? My first step at Harvard. I couldn't believe it. I could not believe. मैं सीढ़ियों पे खड़ी होकर रोना शुरू हो गई थी। I couldn't believe, मुझे I am actually standing here. And it was a dream. Oh, yes. And again, the first time. और फेलोशिप थी आपकी? जी, मेरी फेलोशिप। बहुत अच्छी। तो मैं समझता हूँ कि इल्म के हवाले से बड़ी अहम बात है, हमारे पाकिस्तानियों के हवाले से भी। जी, एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में। वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months, एंड द लर्निंग देयर वाज वेरी ग्रेट। अपार्थाइड के हवाले से थी। अच्छा। एंड वहाँ मुझे एक एहसास हुआ था जिससे मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती लोगों को, क्योंकि यू हैव टू फील दैट फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ अ नेशन। हाँ, जिस तरह से जो पूरी उनकी तारीख जी, रही है जो फिर। उनकी तारीख थी। हम अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वहाँ जाके पता चलता है तकलीफ क्या होती है, और क्या होती है अपार्थाइड, और क्या होती है ऑपरेशन, और क्या होती है अपने मुल्क में रहते हुए। बाय द वे, दे वर नॉट इन अनदर कंट्री। जी जी जी। और तकलीफ होती है मुझे अभी जो हो रहा है मिडल ईस्ट में। खुशी जो है ना, वो बड़ी एक रिलेटिव टर्म होके रह गई है अब रिलेटिव टर्म है। सुकून इज नॉट रिलेटिव, बट खुशी हैज बिकम रिलेटिव। कभी आपको होती है, कभी नहीं भी होती। कैसे लोगों को आप सादा लफ्ज़ों में अपने तजुर्बे से ये समझाएंगी कि खुशी और सुकून में फ़र्क करना सीखें? ये ना हो कि जिस गाड़ी के पीछे आप भाग रहे हैं, आप ये समझ ही ना पाएँ कि उसने खुशी तो आपको दी है, वक्ती डोपामिन हिट किया है, चलिए चंद महीनों के लिए ही सही, मगर उसने कहीं इत्मीनान छीन लिया है, एक बेचैनी दी है। इतना मुश्किल सवाल। देखें, नीड और वांट, अब इसको कैसे समझाएंगी? जब आपकी नीड
जब आपकी नीड, अब आपको दोनों चीजें समझानी पड़ेंगी। नीड ज़रूरत होती है। नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। मकान नहीं, नीड नहीं। ਹੁਣ अगर मेरी जरूरत ही गड्डी है किसी दी फिर नहीं, वो ज़रूरत नहीं है, वो वांट है आपकी। ये कैसे समझूं मैं कि ये उस ये मैं जरूरत नहीं से बढ़ समझा के सकती भाईजान, मैं आइंस्टाइन नहीं ये मैं नहीं समझा सकती। ये अगर समझा सकते तो लोग क्या बात दौलत की, जमा क्या करते बात करते की। हैं, जमा करते करते कब्रों में क्यों जा पहुंचते हैं। किसी ने मुझे एक दफ़ा बहुत मज़े की बात बताई। किसी ने क्या, somebody very close to me, ने कहा जो बैंक में पैसा होता है तो बैंक का होता है भाईजान। आप बड़े अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, होते हो ना कोले वो खर्च रहे। सीधी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगेन एक्सपोजर भी होता है, वो भी नीड और वांट के फर्क को क्यों नहीं समझ पाते, आखिरी दम तक बाजुकात नहीं समझ पाते। हैरत होती है। हाय अल्लाह, ये इतने सवाल ना पूछ मुझसे, इसको मुझे सोचना पड़ेगा। मैं अगले पूरा महीना यही सोचती रहूंगी क्या मैं किसी को समझाना चाहूँ तो मैं कैसे, मैं खुद तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन अब मैं किसी को कैसे समझाऊंगी मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊंगी। आई रियली डोंट नो, बिकॉज आई फील इट एंड आई अंडरस्टैंड इट। मैं अगर आप मुझे गुजारिश करें तो मैं अगर अपनी राय दूं, हाँ तुम बताओ एक प्लीज। आसान तरीका तो ये भी है कि जो आप बात कर रही हैं, जब आप उस जानिब सफर शुरू करते हैं ना, हाँ, तो भी धीरे धीरे आपको समझ में आना समझ में आ जाता है। शुरू। जिस सफर की आप बात कर रही हैं, हाँ। उस सफर में बहुत खैर है और बहुत बाअमल और खैर का वो सफर होता है। आज से बहुत साल पहले की ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं कभी शेयर नहीं की क्योंकि पर्सनल बातें शेयर करना कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं शहर से, यानी कि बहुत अशद ज़रूरत हो किसी शादी पे जाने की या कहीं जाने की, या बहुत इसरार कोई करे तो मैं चली जाती हूँ। मेरा ताल्लुक़ नहीं है बिल्कुल भी, ना मुझे जाना है, ना मेरे वार्डरोब इश्यूज़ हैं क्योंकि मुझे जाना ही नहीं होता। ज़िंदगी तो बड़ी आसान हो गई है ना, कोई इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज वो दौड़ है ना जो, उसका मैं हिस्सा ही नहीं रही। तो मैंने इसी मौजू पर काफ़ी लिखा है, उनमें से एक जगह लिखा कि ज़िंदगी सादा हो जितनी उस कदर आसान है। हाँ, बहुत बहुत आसान। और एक जगह लिखा कि उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो उम्र भर चैन नहीं पाते हैं कि वो जो आप नीड और वांट की आप बात कर रही थी सारी, जो अपने सफ़र की वार्डरोब की कमी यानी कि मुख्तसर रखने की बात कर रही थी, बाई चॉइस। उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो दौड़ते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे, वो भी बेचैन रहता है। बिल्कुल सही है, वाह। मैं अगर आपसे पूछूं सीमी राहील साहबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा, मेरे मियाँ का, उसकी वालदा का जाना नॉट वेरी लॉन्ग अगो। मेरी सास का जाना मेरे मियाँ के लिए बहुत हैवी था, क्योंकि जब आप 70 साल के हों और आपकी माँ जाए तो वो इतना लंबा अरसा होता है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादा। बात होती है कि इतने साल आपकी वालदा हयात रहीं। तो ये जितना ज़्यादा टाइम होता है मेरे ख्याल उतना मुश्किल होता जाता है, आई थिंक। बड़ी अहम बात की आप। हाँ, मुझे इसी सवाल से एक सवाल मेरे जहन में आया, ये इस किस्म का रिश्ता कैसे इंसान डेवलप कर सकता है। मुझे बहुत अच्छी से मुराद ये कि ये बात सुन के बहुत दाद दूंगा, तहसीन करना चाहूँगा कि ऐसा रिश्ता कैसे डेवलप किया जा सकता है कि आपके हस्बैंड की वालदा गई और आपका ऐसा ताल्लुक़ है अपने हस्बैंड से कि अपने हस्बैंड के दुख पर आपको तकलीफ़ है और वो आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा है। ये रिश्ता हमने, हमारी शादी को 45 साल तो हो ही गए माशाल्लाह, और इन 45 सालों में हमने एक दूसरे को बहुत समझा भी, बर्दाश्त भी किया, लेकिन क्योंकि हम एक घर में रहते हैं और हमारा एक इतना करीबी ताल्लुक़ है और हम महसूस करते हैं एक दूसरे का दर्द और खुशी, दोनों चीज़ें, तो मेरा ख्याल है इसलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं था वैसे कि हाउ डिड इट इफेक्ट मी दैट ही वाज सो सैड, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाई, ये बात अच्छी बिकॉज लगी। मेरा मियाँ बहुत कमाल इंसान है, बहुत सादा इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है, इन द सेंस कि उसकी दुनियावी
अटैचमेंट्स नहीं है, नॉट सिंपल, नॉट ठीक है। दुनियावी वाइज। मैं अगर ये कहूँ कि आप फकीर मनश कहना चाहते हैं, हाँ है वो। लेकिन उसके जो शौक हैं वो उसके शौक हैं, उसका मौसीकी उसका शौक है, उसके अपने शौक हैं। बहुत मादा परस्त नहीं है। हाँ नहीं, मादा परस्त नहीं है, Materialistic बिल्कुल नहीं। भी नहीं है ठीक। वो। उसमें उसको बहुत कम मैंने दुख में देखा है। ही गेट्स ओवर थिंग्स, उसको दुख नहीं होते ऐसे। तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे उसकी तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे अपनी जो तकलीफ पेरेंट्स की थी वो तो मैं बहुत जवान ठीक छोटी है, थी, ठीक। मुझे ऐसे कोई महसूस नहीं हुआ। इसका एक पहलू ये है कि किसी खूबसूरत बात है कि किसी कपल में इस कदर मोहब्बत हो कि किसी का दुख जो है वो दूसरे साथी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख हो। एक बड़ी अहम बात है, और मेरे ख्याल में लोगों को इससे, इस रिलेशनशिप की खूबसूरती जो है वो सीखनी चाहिए। मुझे फिर याद आ गया, आप शायद लुत्फ लें उसका, एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है, हाँ हाँ हाँ, दूसरे वाह, को वाह। बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? हाँ वाह 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 वाह, बिल्कुल दैट्स ट्रू। क्या ज़िंदगी से मुड़ के देखें तो कौन सा रिश्ता, इवेंट, वाक़या, हादसा, लम्हा या लम्हात या वक्त डिलीट करना चाहेंगे? ये सीमी डिलीट हो जाए काश। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं 3 साल की थी जब मेरी अम्मा फौत हुई, तो मैं अगर सोचूं कि, और मैंने ये बात बहुत सोची भी कि ये क्या मतलब है, नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह मियाँ की मसलहत होती है कि ये क्या मसलहत थी। बहुत साल मैं ये सोचती रही, फिर आके एक दिन लाइट बल्ब जला, ट्विंग करके कहा कि जो तुम अब हो वो तुम कभी भी ना होती। ऐसे ही सही है, बड़ी अहम बात किया। सही है। बड़ी तो अहम। अब मैं क्यों डिलीट करूंगी कुछ भी, क्योंकि जो मेरा सफर रहा है उसने तो शेप करके मुझे जो ऐसे भी ही, बनाया, ऐसे ही। जो मैं अभी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, छोटी हूँ, बड़ी हूँ, जो भी हूँ, ये हादसात भी आपको बहुत कुछ देते हैं ना? राइट। तो मैं डिलीट नहीं करना चाहूँ। 2 या 3 लफ्ज़ों में या एक जुमले में या 2 जुमले में सीमी राहिल के नज़दीक ज़िंदगी क्या है? तो वाह, उसको चेरिश करें, उसको अप्रिशिएट करें, उससे सीखें, उससे प्यार करें, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को कोशिश करें कि हंसाएं, फैसिनेट वाह, करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। प्यार करें। हाँ, बस यही करें। आपसे हम इसी ऑप्टिमिज्म की उम्मीद रख सकते थे। थैंक यू सो मच सीमी, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वसी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया, आप सबका Thank you शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, और इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। एक्चुअली मैं भूखी हूँ कॉन्वर्सेशन की। आजकल कॉन्वर्सेशन नहीं होती, आजकल सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये कर रहे होते। ये कॉन्वर्सेशन तो नहीं होती ना भाई, ये क्या कॉन्वर्सेशन है। अच्छी कॉन्वर्सेशन का जो मजा है ना, वाह 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 भाई, क्या बात है उसकी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत you. बहुत शुक्रिया। यकीनन आपसे हमें भी और लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और जो सीमी राहिल साहिबा ने अपनी जर्नी जो हमसे शेयर की, हर हवाले से ज़िंदगी के इनके मुख्तलिफ अदवार में जो भी जर्नी रही और अब जिस जानिब ये रमा दमा है, उस पर मैंने कुछ चीज़ें सुनाई भी थी। एक और मुझे याद आ गई, जो कि मेरा भी आप जानते हैं मरगूब और महबूब मौजू है। अमल हम कितना कर पाएँ एक अलग बात है, मगर कोशिश ज़रूर करते हैं अपने तौर पर। और इत्तेफाक से उसमें आँखों का भी जिक्र है भाई, कि बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा ना बना, वाह, और न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, अब भी कहता हूँ मुसव्विर मेरा चेहरा न बना। तो आंखें चाहे रिम्ब्रांड ने बनाई हों, चाहे पिकासो ने, मगर ख्वाब कोई नहीं दिखा सकता। बिल्कुल सही। न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, अब भी कहता हूँ मुसव्विर मेरा चेहरा न बना। एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको, एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको,
आखिरत बनती चली जाएगी, दुनिया न बना। वाह 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 वाह। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि दुनिया न बनाना एक अलग चीज़ है, और जो दुनिया में एक अच्छी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके लिए तगदौ करना और उसके लिए पूरी मेहनत करना, ये अलग चीज़ है। दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। सो दुनिया न बनाना एक अलग चीज़ है, मगर एक बाअमल ज़िंदगी गुजारना जो है वो एक अलग चीज़ है, जो कि यकीनन हर एक को गुजारनी चाहिए। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।